नमस्कार, नवनिर्मित भारत पत्रिका में आपका स्वागत है। जी हाँ, तो आपके बीच आज हम उपस्थित हुए हैं हमारे माननीय किसान नेता श्री राकेश टिकैत जी के जीवन परिचय के बारे में, क्योंकि मीडिया में उनके बारे में विभिन्न प्रकार की बातें फैलाई जा रही है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं जितने भी मीडिया चैनल हैं अभी वो उनके बारे में विभिन्न प्रकार के भ्रम फैलाया जा रहा है। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले सुनने और जानने से पहले उनके बारे में विचार करना बहुत आवश्यक होता है। तो सर्वप्रथम जब हम उनके जीवन शैली की बात करते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं, तो राकेश टिकैत खुद एक बहुत बड़े किसान के नेता के साथ साथ एक बहुत बड़े किसान के बेटा भी हैं। जी हाँ, तो अगर हम बात करते हैं राकेश टिकैत जी की, तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई मेरठ विश्वविद्यालय में एमए के रूप में संपूर्ण की तथा 1992 में अर्थात 1992 ईस्वी में आप कह सकते हैं तो दिल्ली में तत्कालीन सब इंस्पेक्टर के रूप में हेड कांस्टेबल के रूप में ज्वाइन किया था। और यदि कोई व्यक्ति एक अच्छे सरकारी पद पर काम कर रहा हो और पुनः 1993 और 1994 में किसान के समर्थन में अपने सरकारी नौकरी का त्याग करके किसान के लिए सड़कों पर खड़े होकर किसान के साथ सरकार के विरुद्ध लड़ाई के लिए खड़ा हो रखा है, तो वो किसान या वो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से न लालची हो सकता है ना ही स्वार्थी हो सकता है। अतः किसी भी व्यक्ति के बारे में अपना तात्पर्य देने से पहले हमें उस व्यक्ति के बारे में जानना आवश्यक होता है। तो जी हाँ दोस्तों, जब सक्रिय रूप से किसान आंदोलन के लिए राकेश टिकैत जी ने दिल्ली से मार्च किया, तब विभिन्न प्रकार के जो मीडिया हैं वो उनके खिलाफ एक भ्रम की जो शब्द हैं वो फैला रहे हैं ताकि किसान अपने आंदोलन को पीछे लेकर के चले जाएं। अब हम बात करते हैं कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों इस प्रकार के किसान आंदोलन में भाग ले रहे हैं। तो बात आज कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बातें हैं, क्योंकि जब हरित क्रांति सर्वप्रथम भारत में लाया गया था तो सबसे ज्यादा हरित क्रांति का लाभ पंजाब एवं हरियाणा के किसानों को मिला था, क्योंकि वहां पर गेहूं एवं धान की एक अच्छी उपज होती है। और खास करके अगर हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पंजाब एवं हरियाणा में विभिन्न प्रकार के कृषि अनुसंधान उपलब्ध हैं, जिसके आधार पर वहां की उपज बहुत अच्छी होती है। दूसरी बात करते हैं, आज किसान कृषि कानून के नियम के खिलाफ सड़क पर क्यों उपस्थित है। उसके पीछे किसान के लिए जो कृषि के नियमों में संशोधन की बात की गई है, उस संशोधन के खिलाफ किसान निरंतर प्रयास में लगे हैं ताकि उस किसान के कानून में कुछ संशोधन लाया जाए। क्योंकि सरकार जिस मिनिमम प्राइस की बात करती है अर्थात एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करती है, वो निर्धारित तो होते हैं, वो तय तो होते हैं, परंतु वो लागू नहीं होते हैं, वो किसानों के लिए लागू नहीं होते हैं। क्योंकि सरकारी कामों में कभी सरकार का गोदाम भरा हुआ होता है, तो कभी सरकार के पास बोरे नहीं होते हैं, तो कभी सरकार के पास तराजू तौलने के लिए नहीं होता है। यदि सरकारी गोदामों में सरकार के अनाजों को नहीं रखा जाता है तो ये अनाज जिसका एक लाइफ होता है, कुछ समय के बाद अगर ये अनाज सड़ जाएंगे तो जो किसान दिन रात मेहनत करके उसको खेतों में उपजाते हैं उसका, और फिर से दूसरे सीजन में कोई दूसरा फसल उपजाने के लिए पैसा की खोज होती है, तो उसके लिए वो किसान अपने अनाजों को सस्ते दामों में जाकर प्राइवेट दुकानों में बेचता है, जिसे आप एक प्रकार से अनाजों के दलाल के रूप से देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर किसान अपने अनाजों को सरकारी गोदामों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर नहीं बेच पाता है, अतः सरकार जब तक ये भरोसा नहीं दिलाता या सरकार जब तक ये लिखित रूप से किसानों को नहीं देता है कि कुछ अगले साल तक, अगले 5 साल तक, अगले 10 साल तक, या जब तक किसान चाहे तब तक वो मिनिमम सेलिंग प्राइस पर किसान अपनी अनाजों को सरकार के गोदाम में बेचता रहेगा, तो किसान लाभ में रहेंगे। परंतु अगर किसान उस अनाज को सस्ते दामों पर प्राइवेट दुकानों में बेचते हैं तो उससे किसान को अच्छी फायदा नहीं होता है, और फिर किसान अगले सीजन के लिए वो पैसे उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, जिसके लिए किसान को कृषि कानून लेना पड़ता है, कृषि लोन लेना पड़ता है, और कृषि लोन फिर ना देने के कारण
बहुत सारे जो किसान होते हैं वो आत्महत्या की गोदी में समा जाते हैं। अतः अगर हमें अपने देश के किसानों को उस आत्महत्या की गोदी से बचाना है तो हमें खुलकर एमएसपी के लिखित समर्थन के लिए किसान को एवं किसान आंदोलन को समर्थन करना होगा। इस प्रकार आप अनेक बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल जिसे नवभारत पत्रिका कहते हैं। धन्यवाद।